2 बार फ्लैट्स लेने गया, घोड़े खुल गए, आपको नहीं देना चाहिए। क्यों भाई? नहीं, क्योंकि आप फिल्म से, आप सिंगल है। मैंने पार्टी नहीं करी, मैंने दारू नहीं पी। मेरे बेटे ने बोला था 21 साल की उम्र में, 21 साल होने से पहले, कि पापा दिस इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। एक्टर थे, उनकी भी पहली कन्नड़ा फिल्म थी। अच्छा। मेरी पहली कन्नड़ा फिल्म। कौन सा कसूर, कौन सा पाप किया था उसने? क्या उसका कसूर यह है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका कसूर यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका कसूर यह है कि मैं उसे प्यार करता हूँ? नेपोटिज्म, पहला चांस आप बच्चों को दिला देंगे, लेकिन उसके आगे बच्चे की काबिलियत उसको आगे लेके जाएगा। कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। खून तो जलता है सर, त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ तो वो लेगा बदले में। हम ओवरनाइट मैगी बन सकती है, लेकिन तकदीर तो नहीं बनेगी भाई। घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, जहां तैरना छोड़ा वहां तो डूब गए। कहाँ से हिम्मत आती है? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। तो मुझे एक चीज समझ में आई है कि ये किसी के हाथ में नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अटैचमेंट मत रख। जब सूरज इतना डिसिप्लिन्ड है, 6:45 पे आ जाता है ना रोज, अगर वो नहीं आए तो, एक हफ्ता नहीं आए तो, अच्छा सॉन्ग राइटर चाहिए, अच्छा डायलॉग राइटर चाहिए, अच्छा स्टोरी राइटर चाहिए, और नए कैरेक्टर्स को खोजिए प्लीज, उनको आने दीजिए ऊपर। बल्कि मैंने इससे ये शिक्षा हासिल की कि कुछ ऐसा कर जाओ उस सीन में कि काट ही नहीं सके। कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। खून तो जलता है सर। तो मेरी बात रखी, मैंने कहा आप मेरे को थप्पड़ मारिए, आपको जो सीन रखना होगा रखिए, लेकिन एक सीन मेरे लिए आप प्लीज, दिस माय ओनली मोमेंट से लीड करूंगा मैं, लीड तक पहुंचूंगा। कौन देगा वो अच्छी फिल्म? और कौन से प्रूफ देने हैं? एज ग्रुप चाहिए, भेज दिया। स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते, उस पर लिखा हुआ है। स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं अजय दत्ता, जिन्होंने लाखों की नौकरी छोड़कर, डायरेक्टर की पद छोड़कर एक्टिंग की शुरुआत की, और इस जर्नी में यह जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, और काफ़ी शानदार इनकी जर्नी है। तो देर नहीं करेंगे, हम इन्हीं से जानेंगे और चलते हैं इनकी तरफ, फिर इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे क्या क्या किया, और लाखों की नौकरी क्यों छोड़ा इन्होंने। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, उसको छोड़कर एक्टिंग में आ गए। चलिए जानते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम सिकंदर से शुरू करेंगे, क्योंकि सिकंदर ये भी चल रहा है चारों तरफ। सिकंदर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिकंदर एक्चुअली मुझे भाग्य से मिली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सिकंदर के लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया। अ, मैं एक्चुअली सो रहा था, 11:15 बजे रात को मुझे कॉल आया कि आप क्या अवेलेबल हैं आज? तो मैंने कहा आज, अभी तो 11:15 बज रहे हैं। तो बोला कोई बात नहीं, हमारा शूट चला, आप आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकता हूँ, लेकिन बताओ तो क्या है। तो बोला आप पहले डॉक्टर की फ़ोटोज़ भेजिए। अच्छा। और जिसने कॉल किया था उसे मैं जानता भी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुझे किसने बताया मेरा नंबर? तो मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसके साथ मैंने पहले भी शूट किया था, उसको मैंने बहुत सारे कास्टिंग कॉल्स भेजे थे, शायद उन्हें मेरा नाम याद रहा और मेरी किस्मत में आना था। तो उन्होंने उनका नाम लिया और मैंने अपना फ़ोटो भेज दिया। नींद में ही मैंने फ़ोटो भेज दिया। 15 मिनट बाद मुझे कॉल आया कि भैया आप लॉक्ड हैं। डायरेक्टर ने ओके बोला। मैंने कहा डायरेक्टर कौन है, फिल्म क्या है, ये तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक से ना नाम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुर्ग मुर्ग ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला मुर्गा डॉस? बोला हाँ हाँ मुर्गा डॉस। वो थोड़े से हरियाणवी टच, वो जो बॉडी गार्ड्स हैं उनमें से एक थे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इमीडिएटली बोला और कौन है, लीड में कौन है? तो बोला सलमान खान। तो मैंने इमीडिएटली गूगल किया उसी टाइम बंद आंखों से, सलमान खान मुर्गा डॉस। तब मेरे को पता चला कि ये सिकंदर फिल्म के लिए। और नेक्स्ट डे मैं सेट पे था और उस सीन का शूट हो चुका था, फिर से दोबारा हुआ। तो मुझे कहा गया कि भाई इस सीन में डायलॉग्स नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंस है। तो मैं मुर्गा डॉस सर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने गजनी भी देखी है, उनकी थेरी भी देखी है, तमिल फिल्म विजय थालापति की हॉलीडे देखी है, गजनी देखी है। गजनी का भी जो तमिल फिल्म जो सूर्या जी ने की, वो भी देखी। तो मैं बहुत उनका फ़ैन था। तो जब पता चला कि नाडियाड वाला है और मुर्गा डॉस जी है, तो फिर क्या सोचना। तो कुछ फिल्में हम डायरेक्टर्स के लिए करते हैं, जो डायरेक्टर्स दैट वी आर फॉन्ड ऑफ। तो मैंने उनके लिए ये फ़िल्म की और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भरोसा नहीं था कि वो सीन आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं वो फ़िल्म देखने नहीं गया।
लेकिन फिर लोगों से, जिन लोगों ने मुझे पहचाना एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे भेजा कि अरे आप हैं इसमें, और मैंने कहा रियली। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, पहले दिन बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ गए, लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा उस सीन में मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। लेकिन उससे ये पता चला कि लोग मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे देखा, कंग्रेचुलेट कर रहे, तो मैं दूसरे दिन गया देखने। तो उस सीन में भी कुछ कट्स थे, हमारा बहुत सारा पोर्शन कट हो गया था, लेकिन ब्लिंक एंड यू मिस नहीं हुआ। आप पंजाबी फैमिली से आते हैं, कोलकाता में जन्म हुआ, बेंगलोर से पढ़ाई, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, एमबीए क्यों है? एक कैसे क्या इसका पूरा स्टोरी है? एक्चुअली कलकत्ता में जन्म हुआ, पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं नाता, है। सर्विस क्लास फैमिली से हूँ। फादर सर्विस में थे, मदर टीचर थी, और मैं भी नॉर्मल जाता था। बचपन से अमिताभ बच्चन सर को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था उनको देखना। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे द्रोणाचार्य हैं, और उनको देख के शीशे में एक्टिंग कर लेता था थोड़ी सी, लेकिन स्कूल वगैरह कॉलेज लेवल तक कुछ नहीं किया मैंने। कॉलेज के बाद थोड़ी बहुत हमने थिएटर वगैरह की, बस उसके बाद जॉब में लग गया। उसके बाद 3 शहरों में तबादला होने के बाद बैंगलोर पहुंचा। पहले मुंबई आया, फिर दिल्ली आया, प्रमोशन के साथ जॉब बदलती रही, सेम ग्रुप में। बैंगलोर आया, बैंगलोर में आने के बाद कुछ 1-2 सालों के बाद मैंने वहाँ पर एक्टिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सो थिएटर से शुरू हुआ, और फिर जॉब के साथ साथ मैं एक आध ऐड कर लेता था, हर महीने शॉर्ट फिल्म कर लेता था वीकेंड पे, अच्छा लगता था। ऐसी जर्नी शुरू हुई। तो एमबीए की क्या जर्नी थी जॉब करने की? एमबीए तो मैंने जॉब के साथ साथ की। मैं एवरेडी में काम करता था, और एवरेडी बैटरी जी, जो कि कलकत्ता में जीवनदीप बिल्डिंग में है, बहुत बड़ी कंपनी है। और उसके पहले मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में था। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से निकलने के बाद तुरंत मैंने एमबीए स्टार्ट कर दी अपनी। तो यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड? नहीं, कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। तो फिर मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में ही एमबीए किया, और उसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करता था। फिर बैटरी कंपनी में आया, रिटेल में आ गया। तो वहाँ से प्रमोशन होके फिर मुंबई आया, मुंबई से फिर दूसरी जॉब मिल गई, फिर आपके डीडीबी मुद्रा में आप हाँ, वो जॉब मुझे बॉम्बे में मिली थी, डीडी में मुद्रा में। तो फिर वहाँ मैंने 12 साल गुजारे। मुझे ब्रांच मैनेजर की जॉब मिली पहले, शुक्रगुजार हूँ उनका, और बहुत अच्छी टीम थी। उनके साथ मैंने 12 साल काम किए 3 शहरों में। पहले मैंने स्टार्ट किया मुंबई में 3 साल, फिर दिल्ली में 3.5 साल, फिर बैंगलोर में 7 साल। तो बैंगलोर जाके फिर मैं बैंगलोर जाके वहाँ पे एक्टिंग क्या मतलब एक्टिंग कीड़ा आ गया कह सकते हैं आप। और वीकेंड पे मैं क्लासेस करता था, मतलब जॉब तो मंडे टू फ्राइडे रहती थी, और वीकेंड में 8-10 घंटे मेरे थिएटर में जाते थे, लर्निंग में जाते थे। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई। और फिर जैसे ही वो 1 साल का थिएटर ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, 2014 में शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद से 1 साल के बाद मुझे मतलब उस 1 साल के बाद मुझे एड्स मिलने लग गए, और शॉर्ट फिल्म्स मिलने लग गई, फिल्म्स भी मिलने लग गई, क्योंकि मैं सैटरडे संडे चला जाता था ऑडिशन देने। हालांकि मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी कन्नड़ा, मुझे मालूम था मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं उनके हार्ड डिस्क में हमेशा रहूँगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस उन्हें पसंद आएगी तो मेरी आवाज़ डब कर सकते हैं, ऐसा मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था। उसके चलते मैंने साउथ में लगभग 7 से 8 फिल्मों में काम करने का मौका प्राप्त किया, जो कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम में। तो इसी तरह ऑडिशनिंग प्रोसेस से तो लैंग्वेज मायने नहीं रखती एक्टिंग में? माने रखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 44 की उम्र में मैं सारी 4 लैंग्वेजेस सीख लूँ, ये तो मैं महामानव तो हूँ नहीं। लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी शुरुआत करने के लिए, बिकॉज साउथ इंडस्ट्री से स्टार्ट था, तो उसकी लैंग्वेज टफ होती है। किसी भी नॉर्थ इंडियन या बंगाली या दूसरे लैंग्वेज को पिकअप करना इतना आसान नहीं होता। तो मुझे उसके ऑडिशन करने में भी तकलीफ होती थी, क्योंकि 100 बार 200 बार रिहर्सल करने के बाद मैं ऑडिशन दे पाता था। और वहाँ शूट करना, तो फिर शूट पे जाके डायलॉग्स मिलते हैं, तो आप सोचिए पहले उसको मैं इंग्लिश में लिखूं, फिर मैं उसको किसी से पढ़वाऊं, और फिर उस डिक्शन को मैं फॉलो करूं, तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई।
तो बहुत मुश्किल से शुरुआत हुई। कन्नड़ में जब वहाँ पे बाकी लोग भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जी, तो वहाँ पे काम मिल जाता है स्टार्टिंग में स्ट्रगल जब लोग करते हैं वहाँ पे बहुत audition? मुश्किल है सर, नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कन्नड़ा इंडस्ट्री भी मैं अगर 2014 की बात करूँ तब केजीएफ और कंतारा जैसी फिल्में नहीं आई थी, हम्म, ना आरआरआर आई थी, ना बाहुबली आई थी। हम्म, तो कन्नड़ा इंडस्ट्री की रीच उस टाइम सिर्फ बैंगलोर और कर्नाटक तक थी। हम्म, उसके बाहर लोग जानते थे लेकिन कम जानते थे, इंटरेस्ट कम, क्योंकि रिलीज कन्नड़ा पिक्चर कहाँ रिलीज होती है, बॉम्बे में या चंडीगढ़ में या पंजाब में नहीं होती है। तो अगर आप किसी फिल्म में काम कर भी रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आए कि नहीं आए, आए के चले गए। तो मेरी शुरुआत हुई पुनीत राजकुमार सर, जो डॉक्टर राजकुमार के सुपुत्र हैं, जो बहुत सम्मानित है और अब नहीं रहे हमारे बीच में। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया। पहली फिल्म चक्रव्यूह उनके साथ मेरे को मिली, अभिमन्यु सिंह और की फिल्म थी। अभिमन्यु सिंह जो बिहार वाले actor बिहार हैं। वाले, जी जी जी, वो मेन प्रोटैगनिस्ट थे और मैं उनके साथ था। तो पुनीत राजकुमार जी की फिल्म थी, अच्छी चली फिल्म। उसमें मेरा 1 घंटे का किरदार था, लेकिन स्पीकिंग पार्ट कम था, लेकिन था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर तमिल फिल्म्स कुछ एक करी। तो मैं कोशिश करता गया और थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलती गई। आप यूँ समझ लीजिए कि डायरेक्टर ने थोड़ा भरोसा कर लिया या कुछ पसंद आया मुझ में, मुझे मौका दिया। तो मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिकॉज साउथ में भी अलग अलग डायलेक्ट्स होती है तो वो मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपने सारे डायलॉग्स बोले भी और डब भी किए। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि साउथ में काम जल्दी मिल जाता है, वहाँ जाकर हम एक्टिंग कर लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। सर, सबकी अपनी इंडस्ट्री होती है, सबकी इंडस्ट्री क्लोज होती है और सबसे पहले उन्हीं को काम मिलता है जो लोकल होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर देम। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपके साथ उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा रीटेक लेने पड़ेंगे। तो ये जाहिर सी बात है। तो इसमें कुछ कहना गलत नहीं होगा कि मुश्किल से ही काम मिलता है, बिकॉज आपको उस नेटिव का लगना भी पड़ता है, उस जैसा भी दिखना चाहिए। आप किसी प्रांत की फिल्म अगर कर रहे हैं तो आपको वैसा दिखना भी चाहिए। आपके हाव भाव, आपकी पर्सनालिटी अगर मैच करते हैं तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं मैच करते तो मुश्किल है। तो जैसे अभिमन्यु सिंह हुए, जी काजल अग्रवाल, जी तमन्ना भाटी, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर भी, और बहुत सारे हैं। जी। ये लोग नॉर्थ से हैं, जी साउथ में जाकर काम किए, जी सुपर हिट हो गए, जी। फिर इधर आके धमाल मचाया। तो इनको कैसे, इनको परेशानी नहीं होगी, इनको कैसे काम मिल गया? ये इसका जवाब मेरे को दिया था अभिमन्यु सिंह जी ने। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था हाँ, जब मैं पहली फिल्म में उनके साथ काम कर रहा था और दोस्ती हो गई। 2-1 दिन का शूट हो गया, हम लोग साथ घूमने लगे। मैंने कहा सर, आपको मैंने बुका रेडी देखा है, रक्त चरित्र में इतने फैट आप ह्यूज थे, इसमें आप स्लिम ट्रिम हैं और आप 9 लैंग्वेजेस में आप बात कर लेते, कब सीखा आपने? तो वो बोलते हैं, उन्होंने मेरे को एक लाइन में जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो जवाब आज भी मेरे साथ है। थैंक यू अभिमन्यु सर, वेर एवर यू आर, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई लव यू। आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई। वो बोला था कि एक्टर हैज टू बी अटेंटिव हियर, सुनो और रिपीट करो। सीखना नहीं है, सुनो और रिपीट करो। तुम्हारी हियरिंग इतनी शार्प होनी चाहिए कि तुम सुन लो और सुन के प्रोसेस करो और रिपीट करो। तो आई एम अ गुड रिपीटर। मैंने कहा वाह, इतना सिंपल जवाबों का नहीं सोचा था। तो कुछ लोगों की अडेप्टेबिलिटी होती है। आप अपना लिमिट अगर पुश करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मुश्किल होगी, हिंदी करता हूँ मैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैं अभी एक बांग्लादेशी फिल्म करके आया ढाका में, जो कि बांग्लादेशी डायलेक्ट में है और थोड़ी बहुत बंगाली में है। मैंने पहली अपनी बांग्लादेशी फिल्म भी कर ली, जो कि ईद वाले दिन ही सिकंदर के साथ ही रिलीज हुई है, लेकिन ढाका में रिलीज हुई है। उस फिल्म का नाम है बर्बाद। शाकिब खान सुपरस्टार है वहाँ के, उनकी फिल्म है। तो ये अपनी चॉइस है कि आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो मैं एक्टिंग को इतना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई रोल मिल रहा है और वो मेरे लिए चैलेंजिंग है, तो उस चैलेंज को अपनाने से मुझे ग्रोथ मिलेगी। बात हो रही है, बात आई तो अभिमन्यु सिंह पे बात आ रही है, तो उन पे चर्चा करते हैं। आपने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा एक्टर है, चाहे वो कन्नड़ फिल्म में काम करे, मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करे या फिर हिंदी में काम करे। घातक सर, फैंटास्टिक एक्टर सर हैं। तो उनके साथ कोई ऐसा मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें, या फिर उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो टाइम हमने स्पेंड किया, जो मेरा पहला सीन था उन्हीं के साथ था और मैं बहुत घबराया हुआ था, बिकॉज मैं जानता हूँ अभिमन्यु सिंह सर बहुत बड़े एक्टर थे। उनकी भी पहली कन्नड़ा फिल्म थी। अच्छा। मेरी पहली कन्नड़ा फिल्म, उनकी भी पहली कन्नड़ा फिल्म थी। ये मजे की बात है। तो
पहला शॉट था कि हम कुछ बात कर रहे हैं और सर निकलते हैं, मिनिस्टर हैं वो, और मैं उनके पीछे पीछे आता हूँ और वो सीढ़ी उतर रहे हैं और मेरे को डायलॉग बोलना है और कैमरा नीचे लगा है। अब मेरा पहला दिन, मुझे कैसे पता चलेगा इतनी सारी टेक्निकलिटीज, तो उनसे मुझे 2 कदम पीछे रहना था चलते चलते, ताकि मैं चुप नहीं जाऊं। तो उसके बीच में क्या कंफ्यूजन हो रहा था और मैं अपने डायलॉग्स जो मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ वो भूल रहा था। तो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, नीचे से मेरे को डांट पड़ी, डायरेक्टर ने शाउट लगाई। तो एडी भागता हुआ है, बोला कि वो थप्पड़ मार देगा, वो बहुत घमासान डायरेक्टर है, वो सुनता नहीं है किसी की। तो अभिमन्यु सर ने मुझे हेल्प किया। मैंने बोला क्या करूं? उन्होंने बोला हिंदी स्पीकिंग। अरे कंधे पे हाथ रखा, बोला कैमरा कहाँ है? मैंने कहा कैमरा नीचे है। तो ये क्या हुआ? मैंने कहा समझा नहीं। वाइट शॉट है, मुंह चलाते रहो, डबिंग में देख लेंगे। जैसे उन्होंने बोला, मेरा शॉट जितना मैं कन्नड़ा में बोल पाया मैंने बोला, बाकी मैंने अगर भूलना है तो रुकना नहीं है, उसको हिंदी में कंटिन्यू कर दो। और मैंने वही किया, वो शॉट ओके, वहीं पे ओके ओके। तो वहाँ से मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर उन्होंने बोला कि एक्टर की फिटनेस के बारे में, कि एक्टर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पैसा होता है, ग्लैमर होता है, लेकिन उसको अगर एक्टिंग में काम करना है तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन, उसको सेज बन के रहना पड़ेगा। सेज मतलब साधु, मतलब वो देख तो सकता है बट टच नहीं कर सकता, तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर ये आपने कर लिया तो आप लंबे गेम तक जाएंगे। तो ये 2 बातें मेरे को अभिमन्यु सर की बहुत प्यारी है। और बहुत मस्त इंसान है, इतने कूल है वो, जितने डरावने दिखते हैं ना स्क्रीन पे, उतने ही वो इतना किसी से भी बात कर लेते हैं। वो बहुत प्यारे इंसान है। गाड़ी में बैठ के उन्होंने हमको बहुत एंटरटेन किया। हमारे जितने भी शॉट्स थे, ही वो सुपर एंटरटेनिंग, और वो मास्टर एक्टर। आई जस्ट लव हिम। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इतने अच्छे एक्टर हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको इग्नोर की? वेरी टची क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। अभिमन्यु सर को एक्चुअली साउथ में बहुत काम मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने मॉम की, अगर आपको याद है, उसमें मेन विलन थे, और बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने ऑफ लेट भी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट ये है, एक पॉइंट के बाद ना एक एक्टर चूजी भी हो जाता है, उसको अच्छा काम, अच्छी स्टोरी अगर उसे मिले तो वो धमाल कर सकता है। उन्होंने बहुत सारी तमिल फिल्में और बहुत सारी कन्नड़ा फिल्में, तेलुगु फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। तो अब जहाँ डिमांड होगी आदमी वहीं जाएगा। मैं ये पर्सनली उनके लिए नहीं कह सकता कि उनको यहाँ काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या वो चॉइस साउथ को ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग है लेकिन साउथ में ज़्यादा काम करते हैं। सयाजी शिंदे, प्रदीप रावल, मुकेश ऋषि, ये सब, तमन्ना भाटिया जी, ये ऐसा नहीं कि इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता, बहुत काम मिलता है, लेकिन उनकी खुद की एंगेजमेंट्स होती होंगी कि उनके पास टाइम नहीं होगा। तो ये तमन्ना भाटिया का नाम लिया आपने। जी काजल अग्रवाल को भी जी काम मिलता है, तमन्ना भाटिया को भी मिलता है, नयनतारा को भी इधर मिल जाता है, आजकल समंता भी चल रही हैं, और बाकी सारी एक्ट्रेस चल जाती हैं इधर, लेकिन इधर के एक्टर उधर नहीं चलते हैं। मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इसके बारे में, बिकॉज मेरे को इसके बारे में सही में कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये स्टोरी की डिमांड होती है। और जैसे मैंने कहा कि एक्टर को भी उतना कंफर्टेबल होना चाहिए दूसरे सेटअप में काम करने के लिए। बात यहाँ से है, सोच के है कि क्या मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ कि एक पूरे साउथ के क्रू के साथ काम करने में, या मैं साउथ की लैंग्वेज बोलने में मैं कंफर्टेबल हूँ अगर मुझे बोलना पड़े तो ये सब बात अडेप्टेबिलिटी की आती है कि एक आदमी अपने आप को कितना पुश कर सकता है। अगर हीरोइन चाहती है कि मैं साउथ भी करूं, मैं पंजाबी भी करूं, मैं बंगाली भी करूं, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि हीरो नहीं चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। संजय दत्त चल रहे हैं ना कन्नड़ा पिक्चरों में, तेलुगु पिक्चरों में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लियो में काम किया उन्होंने, केजीएफ में काम किया, और बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। शायद उनको पता नहीं कि वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और वो कामयाब भी है। आपने साउथ में काम किया, साउथ इंडस्ट्री में तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी भाषाओं में काम किया है, कन्नड़ में काम किया है, हिंदी में काम किया है। इन सभी भाषाओं में सबसे कंफर्टेबल आपको कहाँ लगा, जहाँ काम करने में मज़ा आया हो, इन सभी इंडस्ट्री को मिला दिया जाए तो?
उम, मुझे अगर आप बात करें तो तेलुगु में काम करके मज़ा आया मुझे। जो मैंने देखा, तेलुगु और तमिल काफ़ी डिसिप्लिन में काम करते हैं वो लोग। और हिंदी तो है ही, ऑफ कोर्स हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, तो उसको तो मैं रखता ही हूँ कि हुँ, सबसे पहली मेरी प्रेफ़रेंस वही है, हुँ, इसलिए मैं साउथ छोड़ के यहाँ आया। हुँ, मैं तो साउथ कर ही रहा था, हुँ, लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि साउथ में प्राइमरी रोल्स मेरे को नहीं मिलेंगे, हुँ, जब तक कि मैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में प्राइमरी फ़ेस नहीं बन जाता, हुँ, क्योंकि वही ट्रेंड है। हुँ, साउथ में अगर संजय दत्त को ला रहे हैं या किसी को भी ला रहे हैं, तो वो बॉलीवुड में नामचीन है इसलिए ला रहे हैं, हुँ, अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के लिए ना। हुँ, तो इसलिए वहाँ से मैंने शुरुआत की, लेकिन मेरा रुझान नेशनल मूवी इंडस्ट्री जो है हमारी बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, जो सारी दुनिया देखती है, मेरा रुझान उसी की तरफ था कि पहले मैं वहाँ कुछ तेलुगु, करूँ। नहीं, तमिल, बॉलीवुड। बॉलीवुड अच्छा, बॉलीवुड इज़ माय मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस, बिकॉज़ वो मातृभाषा। मेरी मातृभाषा है और वो हुँ, वर्ल्ड में देखी जाने वाली सिनेमा है। लेकिन साउथ की अगर बात करें तो तेलुगु फ़िल्म्स में काम करके मुझे अच्छा लगता है। वो फ़िल्में देखकर भी मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ फैमिली सेंट्रिक फ़िल्म्स होती हैं, सोशल थीम्स होती हैं, और बहुत एग्ज़ीक्यूशन वाइज़ भी तमिल और तेलुगु मेरे हिंदी को। में आपने ऊँचाई में काम किया अमिताभ जी, बच्चन के साथ डैनी और अनुपम खेर, अनुपम बोमन खेर, ईरानी। बोमन जी, ईरानी सभी जीनियस लोग थे। तो उसमें भी आप शायद डॉक्टर बने हैं। जी, उनको इलाज कर रहे हैं डैनी साहब को। जी। तो वो डायलॉग होता है जब कि वो कुछ शायद मरने वाले होते हैं, हाँ उस जी, टाइम का मर सीन चुके होते मर हैं। चुके होते हैं। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया है? एक सपना होता है, हर हर एक्टर का सपना होता मेरा है। था। बच्चन साहब तो बहुत सीनियर एक्टर भी हैं, और हुँ, ऑब्वियसली हमारे दिग्गज हैं, सुप्रीम एक्टर हैं, महानायक है। वो अपने ज़ोन में थे, और मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं एक एक्टर के ज़ोन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज़ डैनी मर हुँ, गए हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड मर गए, तो हुँ, अमित जी अपने सीन में बहुत पहले पहुँच जाते हैं। अपने सीन के ग्राफ में वो बहुत पहले से सेट पे आने से पहले वो मैं चले जाते हैं उस ज़ोन अच्छा में। उस जोन तो उस ज़ोन को डिस्टर्ब करना सही नहीं होता। हुँ, बल्कि अमित जी को, आई एम श्योर अनुपम सर और बोमन सर भी ऐसे ही हैं। उनके ज़ोन को डिस्टर्ब करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट। हाँ, शॉट के बाद हमने बात वगैरह की। बच्चन साहब को जस्ट मैंने विश किया, और क्योंकि ये लोग शॉट देख के फिर चले जाते हैं। हुँ, बमन सर के साथ मेरी बातचीत है अभी भी, और अनुपम सर सर को मैंने विश किया। डैनी सर के साथ मेरी बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई, शॉट के पहले और शॉट के बाद। उन्होंने मुझे अपने खाने पे भी इनवाइट किया, अपने वैनिटी में भी इनवाइट किया। ही इज़ वेरी स्वीट। और सूरज बड़जात्या सर ने तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत हुँ। अच्छे डायरेक्टर हैं, और बहुत इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, सोचा नहीं था कभी। डैनी सर भी बहुत हम्बल है, और बहुत प्यारे। उनकी पुरानी फ़िल्मों को लेके हमने खूब चर्चा की, खूब हँसी-मज़ाक किया। बहुत अच्छा कंफर्टेबल फ़ील करा। मैं बहुत डरा हुआ था हुँ, हुँ, कि ये मुझे पता था कि बच्चन साहब के साथ सीन है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें डैनी सर भी हैं और बाकी 2 भी हैं। हुँ, तो गलती का स्कोप नहीं है। मेरी वज़ह से रीटेक नहीं होना चाहिए, हुँ। और भगवान की दया से सब ठीक रहा। तो अंदर काफ़ी डर बैठा होगा कि कहीं गलती ना हो जाए ताकि फिर नहीं, 1 महीने पहले पता था कि अमित जी के साथ सीन है। हाँ, उस सीन को मैं रोज करता था। पार्क में अच्छा। जाके कभी पिलर्स को अमित सर बना बना दिया, कभी बैठ के किया, कभी चल के किया, कभी लेट के किया, हुँ, कि डायरेक्टर मुझे जैसे बोलेगा, बीच से शुरू करने बोलेगा तो बीच से भी शुरू करूँगा, गलती नहीं करूँगा, हुँ, क्योंकि मौका तो मौका होता है। हुँ, हुँ। और मेरे लिए किसी 4 धाम से कम थोड़ी ना, कि ये चारों एक चारों साथ वो एक्टर्स एक सीन में, साथ थे। अरे हुँ। बाप रे! हुँ, हुँ, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैं एक छोटा था, तो मैं कोई ऐसा गलती करने के लायक मेरी स्थिति ना हो, तो मैंने पूरा ध्यान अपने काम पे दिया कि अम, हम स्टार्स बाद में हैं, हम एक्टर्स पहले, उस स्टोरी को हमको जस्टिफाई, उस सीन को हमें जस्टिफाई करना है, वही मैंने किया बतौर डॉक्टर। और जब मैं डबिंग जब हो गई, हुँ, तो किसी काम की वजह से मैं राजश्री पिक्चर्स में गया था, मुझे बुलाया था शायद किसी और चीज़ के लिए, तो सूरज जी मिले मुझे, आपका सीन बहुत अच्छा है। मैं इतना खुश हुआ कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो तो ये चीज़ अच्छी होती है जब काम रह जाता है और आपने किया, और वो काम वैसा का वैसा ही आता, तो ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिली।
उसमें कुछ कट वगैरह हुए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एक भी मेरा सीन, एक भी एंगल कट नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन हमने शूट किया, पूरा का पूरा है। तो इन चारों के साथ जब काम कर रहे थे आप, 2 दिन का शूट था, जी। तो इन चारों में जो आपको शूटिंग में आपने देखा होगा, क्या जी। लगा कि किससे क्या प्रभाव पड़ा होगा आपके ऊपर? सर मैंने एक चीज़ ये देखी कि डैनी सर जब मरे, जो मरने का सीन कर रहे थे, उसके पहले वो बहुत हँसी मज़ाक कर रहे थे, और जैसे ही वो मरने में गए वो एकदम स्टिल हो गए, आँखें बंद, साँस बंद। मेरे लिए तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। और उन जब अमित जी आते हैं, उसके बाद बमन सर और अनुपम सर आते, तीनों के रिएक्शंस अलग है। एक एक आदमी, उनका दोस्त मरा है, पास्ट अवे, और तीनों के रिएक्शंस अलग है। वो रिएक्शन में मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब कोई मर जाता है तो तीनों के रिएक्शंस कितने अलग अलग, मुख्तलिफ और मतलब ऑनेस्ट थे। वो देख के मुझे बहुत मजा आया, वो मेरी लर्निंग थी। और बमन सर तो ऐसा रोए कि डैनी बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं सच में मर गया था, तूने ऐसा रोया। तो बमन सर ने बोला चुप कर। ऐसा मतलब सोए बोल रहे हैं? नहीं, जब कट के बीच में कट के डैनी बाद। सर बहुत बहुत मजाक करते हैं, बहुत क्यूट है वो। बमन सर भी बहुत क्यूट है, बमन सर बहुत बहुत हम्बल है, बहुत। वो तो स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास भी देते, तो हम जुड़े हुए हैं उनसे, बहुत प्यारे। इसके अलावा आपने सुशांत सिंह के साथ काम किया जी। था। सुशांत सिंह जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। जी। उनके साथ आपका सीन अच्छा रहा। वो फिल्म कैसे मिली और वो उनके साथ काम करके कैसा लगा? कैसा एक्टर है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। सुशांत सिंह जी बहुत मिस्टीरियस एक्टर है, ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क पे भी नहीं है, बट जोरदार एक्टर है। क्योंकि उनको सावधान इंडिया में हम देखते थे बतौर एंकर, और वो सब उनकी फिल्म बेबी, सब अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं उन्होंने। तो जब उनके साथ सीन था तो भी मेरे को थोड़ा सा टेंशन था, बिकॉज नागेश कुकनूर नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, सुशांत सिंह के साथ पहला ही सीन, तो था एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो बस वहाँ पे मैंने अपना एक साइड को बंद कर दिया। एक होता ना, एक साइड जब आप काम करते हैं किसी स्टार के साथ, तो एक दिल धड़कता आपका, उस साइड को मैंने बंद कर दिया कि अब हम सिर्फ कैरेक्टर है। ये साइड एक्साइटमेंट वाला ये काम खराब करता है। तो अब मैं अपने कैरेक्टर में घुसूँगा, मेरे कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये सुशांत नहीं है या अन्ना है, अन्ना के साथ मेरा बैक रिलेशन क्या है, वो सोच, मैं उनसे कैसे बात करूँगा, मैं उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ, इसके बारे में सोच। और जब मैंने ये सोचा, मेरा सीन बहुत आसानी से निकलता चला गया, क्योंकि उसके लिए एक साउथ इंडियन उसमें कैरेक्टर था मेरा, चिकप्पा का, और उसमें मुझे एक क्या कहते हैं, तेलगी एक्सेंट में हिंदी बोलनी थी, जो मैंने खुद बनाई थी। तो मैंने डायरेक्टर को पहले सुनाया, उन्हें अच्छा लगा, तो बोला ठीक है इसमें बात कर। और सबसे पहला जो हमारा जो सबसे बढ़िया सीन आया, जिसमें वो मुझे ड्रिल करते हैं मेरे घुटने, और उसमें हमारी बहुत चीखा चिल्ली वाला सीन है, बहुत खौफनाक सीन है, बहुत टॉर्चर वाला सीन है, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। उस सीन में करीबन 12 पैराग्राफ्स थे, 12। मुझे आज भी याद है, क्योंकि माई लॉन्गेस्ट एवर डायलॉग्स इन दैट सीन। और मुझे लगा था कि भाई सुशांत सर के तो एक एक लाइन है, ये तो कट जाएगा भाई। सर एक सीन नहीं कटा, एक डायलॉग, एक कॉमा नहीं कटा उसमें। और ना सुशांत सर ने कोई छेड़छाड़ की उससे कि ये डायलॉग क्यों है, वो डायलॉग क्यों, पूरा टोटल सरेंडर, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो अपना काम था उन्होंने किया। और जब डायरेक्टर सर ने आके मुझे फ्लाइंग किस दिया सबके सामने कि बहुत अच्छा सीन है, तो सुशांत सर ने ऐसे ज़्यादा कोई शेक हैंड वेक हैंड नहीं किया, ऐसे किया, ऐसे अपनी छोटी छोटी आंखें ऐसे करके देखा, ऐसे करके बस बोल दिया कि बहुत अच्छा है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने ऐसे ही किया उनको। और फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ी दोस्ती हुई, तो मैंने फ़ोटो वोटो लिए उनके साथ। तो बस बहुत प्यारे इंसान है, बट कम बोलते हैं, सोशल ज़्यादा नहीं है। वो भी बहुत अपने जोन में रहते हैं, काम से काम है, सीनियर एक्टर है ऑब्वियसली। तो हमको तो उनके साथ काम करके सीखने को मिलता है कि अदायगी क्या होती है। वो आंखों से और बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, वो उनका
बहुत अच्छा पर्सन है। उनसे क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में कि क्या कुछ सीखा जा ही वॉज सकता कम्प्लीटली द कैरेक्टर। है? आई वॉज नॉट सीइंग सुशांत सिंह एट ऑल। मैं सुशांत सिंह को देख ही नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ अन्ना, मुझे सिर्फ शॉट के पहले शॉट के बाद सिर्फ अन्ना दिखे। शॉट के बाद भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने। जब तक वो उस दाढ़ी मूछ में थे, उनका हाव भाव, उनका चाल चलन बिल्कुल वैसा ही था जो कि कैरेक्टर का था। तो आम इंसान जिंदगी में क्या कर रहा है, बहुत कुछ करता है एक्टिंग के अलावा, उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको मतलब होना चाहिए कि देखिए, दो एक्टर्स होते हैं जो आमने सामने एक्ट करते हैं। एक्टिंग इज रिएक्टिंग। अगर मेरे सामने वाला प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहा, अपने कैरेक्टर में नहीं है, तो मेरा भी रिएक्शन खराब हो सकता है। आई एम फीडिंग ऑफ हिम। उससे फीड जो मिल रही है, जैसे कैमरा की फीड आउटपुट स्क्रीन पे जाती है, वैसे ही मुझे उनसे जो फीड मिल रही है उसको देख के मैं रिएक्ट करूँगा, और मुझसे जो फीड मिल रही है उसको देख के वो रिएक्ट करें। तो मुझे कम्प्लीटली वो कैरेक्टर में लगे, और कोई फालतू की इधर उधर की बात नहीं कर रहे थे किसी के साथ भी। आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ, सुशांत सिंह के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, डैनी साहब, अली खान, अली खान, और मतलब सभी, लगभग सभी दिग्गज, सतीश कौशिक जी के साथ भी काम किया जी, है। जी, जी, तो इन सारे सक्सेसफुल जो एक्टर हैं, जी। उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है? सीन की समझ, कैरेक्टर में घुसने की एबिलिटी, और कैरेक्टर बनने की एबिलिटी, और कैरेक्टर की तरह सोच और बातचीत, अपने आप को जो कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है, वो होती है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, वो बहुत बढ़िया होती है। फोकस, ये सारी चीज़ें, फोकस, डेडिकेशन, क्राफ्ट की रिस्पेक्ट, बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने क्राफ्ट को रिस्पेक्ट करें। आप जिस चीज़ के बारे में काम करें उसके बारे में आपको पता हो कि ये सीन में हो क्या रहा है। डायलॉग्स, आपको इन सभी एक्टर्स को अपने डायलॉग्स और डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज करते हुए देखा है मैंने। जितना कहा गया उससे ज़्यादा करने की कोशिश देखी गई है इनमें। तो ये आम को खास बनाती है। अगर कोई आपको 100 रुपए का काम करने के लिए बोलता है और आप 1000 रुपए का काम करके देते हो, रोहित शेट्टी जी की ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी। मैं बोला, अगर आप आम से खास बनना चाहते हो, तो कोई अगर आपको 100 रुपए का काम कर रहा है, दे रहा है, तो आप उसको 1000 रुपए का काम करके दो, तभी आप वैल्यू ऐड करोगे, और पैसा वहीं आएगा जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन होगी। तो इन चीज़ों को पकड़ के ही मैं चल रहा हूँ कि भाई आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। आप फोकस में रहो, आप सीन में रहो, आप कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर को समझो, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो बाकी सब अपने आप ऑर्गेनिकली हो जाता है। जो नए एक्टर होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, वो ऑडियंस जब किसी फिल्म में आते हैं, जब डायरेक्टर उनको डायरेक्ट करता है, काम कर लेते हैं, किसी का सीन कट हो जाता है, किसी का अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, कोई तो बड़ा खुश हो जाता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, किसी का सीन आ गया, किसी का सीन कट हो जाता है, वो बहुत तकलीफ में जाता है। वो किस माइंडसेट से गुजरता है? आपके साथ ऐसे कभी हुआ होगा, तो आप कैसे गुजरे होंगे उससे? बिल्कुल हुआ। मैंने एक फिल्म करी थी हीरो, जिसमें अभय देओल जी विलन थे, तमिल फिल्म थी, और मैं उनके साथ साथ खड़ा था, मेरा उनके साथ सीन था। और मज़े की बात है कि कैमरा ने वाइड लिया, मिड शॉट लिया, सब कुछ लिया, और आया सिर्फ अभय देओल जी का यहाँ से यहाँ तक डायलॉग बोलने का थ्रू आउट। बाकी सबको लेफ्ट राइट सेंटर सबको आउट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई हमें पैसे दिए, 3 दिन काम करवाए, हमें दिखाना ही नहीं था, तो लाए क्यों? लेकिन हम किससे सवाल करें? चेन्नई में हमने शूट की, डायरेक्टर ने क्या सोच के नहीं दिखाया हमें नहीं पता। हम फिल्म देखने गए, हमने देखा हम तो है ही नहीं, हमको एंट्री में दिखा रहे, लेकिन जब शॉट ले रहे तो खाली अभय देओल जी का यहाँ से यहाँ तक शॉट लिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आया। कि भाई आपने पीओवी भी लिया है, आपने सजेशन भी लिया है, आपने ओएस भी लिया है, आपने मास्टर भी लिया है, तो मास्टर का एक सीन तो दिखाओ। नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, हम उस फिल्म को हम अपने बायोडेटा में डाले ही नहीं। एक कन्नड़ा फिल्म की हमने, स्पूकी कॉलेज, उसमें मैं 103 साल का प्रोफेसर बना हूँ, जियोलॉजिस्ट, और मेरा उसमें 3 मिनट का मोनोलॉग है जो मैंने खुद जाके डब किया बॉम्बे से। आप सुनिए मेरी बात। प्रिंसिपल के साथ वो सीन है,
और उस सीन में भूत रिवील होता है, क्योंकि भूत आता है, जलजला होता है, घबरा के भाग जाता है। फनी सा इंसिडेंस है। मेरा एंट्री दिखाया है कि वो कुछ सेंस कर रहा है, अब वो प्रिंसिपल के रूम के अंदर जा रहा है, वो प्रिंसिपल का पूरा रूम का सीन ही खत्म है। मैं बॉम्बे में आके अपने बेटे को भेजता हूँ कि भाई स्पूकी कॉलेज जा देख के आओ, मेरा वो सीन रिकॉर्ड कर ले। बोलता पापा आपकी एंट्री तो है, आप प्रिंसिपल के रूम में घुसे, उसके बाद वो सीन है ही नहीं, क्या लॉजिक है, क्यों काट दिया? और काट दिया तो तुमने शूट किया, तुमने पैसे मुझे कम दिए, सीन अच्छा दिया, उसके लिए मैं बॉम्बे से डब करने गया, तो फिर क्या आर्टिस्ट की कदर नहीं है या सीन की कदर नहीं है? कौन दे रहा है ऐसा प्रेशर? और जिसके साथ मैंने सीन शूट किया था वो तो हीरो भी नहीं था, वो भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट था, वो प्रिंसिपल था थ्रू आउट। लेकिन अगर आप ऐसे काट देंगे तो क्या आप प्लान नहीं थे कि ये सीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इस सीन की वजह से आपने मुझे लिया, मैंने ऑडिशन किया था, तो मुझे बुरा लगा कि मैं 103 साल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरे लिए नई बात थी, मैंने किया, आई वॉज एक्साइटेड, मैंने उसके लिए कन्नड़ा सीखी, मैंने उसके लिए कन्नड़ा में डब करी अपनी आवाज़, मुझे डबिंग के लिए बुलाया कि आप ही करोगे, आपकी आवाज़ कोई और डब नहीं करेगा। उसके बाद जब सीन नहीं आया तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने डायरेक्टर को जब कॉल किया तो ही हैड नो आंसर, लेकिन अब क्या है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि ये किसी के हाथ में नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए किसी काम से, काम कीजिए, बढ़ जाइए, आगे भी और काम है, आगे देखा जाएगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आपको सीन रखना है रखो, बल्कि मैंने इससे ये शिक्षा हासिल की कि कुछ ऐसा कर जाओ उस सीन में कि काट ही नहीं सके, कुछ ऐसा कर जाओ उस सीन में कि वो सीन कभी ना कटे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं है, चांस पे नहीं है, तुम खुद पे है। मैं कई सीन्स में इम्प्रोवाइज कर जाता हूँ, कुछ ऐसा कर जाता हूँ कि मेरा सीन रह जाता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे, वो मुझे पता, वो मेरी ट्रेनिंग है। कई बार मुझे लगता है कि मैं कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ, तो कैमरा मुझे नहीं देख पा रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मैं कैसे कुछ ऐसा करूँ जो कि स्क्रिप्ट के बाहर ना हो और मेरे बिहेवियर पे भी नॉर्मल लगे और मैं दिख भी जाऊं, क्योंकि मैं आया हूँ शूट पे, तो दिखना मेरा ज़रूरी है। ये सीन हुआ मेरा जब नेटफ्लिक्स में अभय देओल जी के साथ सेकंड जब मेरी चांस आई, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, हे हैव वी मेट? मैंने कहा यस सर, वी मेट इन हीरो। ओ या। तो मैंने कहा आज आपके साथ सीन है। तो हमारा वो सीन था, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं था, कैमरा मेरे पीठ के पीछे लगा था फेसिंग अभय जी। मैंने कहा एक ही सीन है, वो भी मेरा पीठ दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखने वाला है। अब मैंने अपना लॉजिक लगाया, मैंने डायरेक्टर को जाके बोला, सर मैंने अभय जी को बोला मेरे को चाटा मारी असली में, लेकिन चाटा मारने के पहले कोई डायलॉग बाजी नहीं थी कि स्कफल करेंगे और थप्पड़ मार देंगे। मैंने कहा क्या करें? तो फिर मैंने डायरेक्टर अभय जी को बोला, अभय नहीं मान रहे थे, फिर मैंने डायरेक्टर को बोला, सर आप फेक स्लैप ले लेना, लेकिन एक रियल स्लैप आप ले लीजिए, आप देख लीजिए कि किसने, मेरा एक ही सीन है, प्लीज। बोलता यू विल गेट हर्ट। मैंने कहा आई डोंट केयर, आई एम टेलिंग यू। और जब क्योंकि उनको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, और वो मेरे डायरेक्टर थे मेड इन हेवन के। अच्छा, मेड इन हेवन के डायरेक्टर थे वो, तो बड़े प्यारे इंसान थे, उन्होंने मेरी बात रखी। मैंने कहा आप मेरे को थप्पड़ मारिए, आपको जो सीन रखना होगा रखिए, लेकिन एक सीन मेरे लिए आप प्लीज, दिस माई ओनली मोमेंट। उन्होंने, मैं घुसा लाइन में, कोई डायलॉग्स नहीं था, स्कफल था, हमने डायलॉग क्रिएट किया अभय जी के साथ, अभय जी ने भी इक्वली इम्प्रोवाइज किया, उनको नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने उनको गाली दी, मैंने बोला हाउ डे यू टच मी यू ब्लडी बास्टर्ड। उन्होंने सच में मारा मेरे को थप्पड़, और वो थप्पड़ आपको दिखेगा क्लिप के अंदर की आवाज आई है उस थप्पड़ के, एंड जो मेरे चेहरे का रिएक्शन है वो इतना ज्यादा रियल है, और उसने मजबूर कर दिया कि कैमरा को इस तरफ आने के लिए, और वो जो गेट एट द बैक, फिर उनके ऊपर कैमरा गया। तो मुझे मालूम है कि स्क्रीन प्ले क्या है, स्क्रीन प्ले समझ में आती है जिस एक्टर को। तो कई रोल्स मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, जब मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ होता हूँ, मुझे पता है कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और इसके ऊपर रिएक्शन है हीरो का, तो फोकस हीरो के ऊपर रहेगा, मेरा ओएस चलेगा, ये मुझे समझ में आता है। मैं वो सीन नहीं करता हूँ, फिर मुझे मालूम है कि मेरा पीठ दिखने वाला है, तो नहीं करूंगा मैं वो सीन, अनलेस
देयर इज अ गिव एंड टेक। मैं बोल रहा हूँ और अगला सुन रहा है, तो फोकस कहाँ रहेगा? फोकस स्टार पे रहेगा। गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन मुझे समझ में आ जाता है कि मेंटालिटी कैसी रहेगी। तो मुझे अगर मैं दिखूंगा नहीं तो मैं करूंगा नहीं वो फिल्म। अच्छा, आपने अभी कहा था कि उसमें मैं अपना ऐड करता हूँ कि हाँ मेरा बिल्कुल। कैमरे में आ जाऊँ, डायरेक्टर को तो परेशानी होगी। डायरेक्टर को कन्विंस कैसे किया जाता है, वो एक एक्टर की स्किल है, कैसे आर्ट है। एक्टिंग करते हैं ना हम, तो हमने कैसे रिक्वेस्ट किया उसके ऊपर चलता है। ठीक है, मैं कमांड तो नहीं कर सकता उनको, तो मैंने उनको किस तरह से समझाया कि सर मेरा एक ही सीन है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा कॉलर पकड़ रहे हो, अचानक मुझे थप्पड़ मार दी, ये कोई सीन नहीं बनेगा। मैं उनको कुछ ऐसा मतलब कह जाऊं कि जिससे वो अपने आपे से बाहर हो जाए। तो बोला सर ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ गाली दे दें। बोला ठीक है करो, देखते हैं। उन्होंने अलाउ किया, तो वो क्रिएटिविटी निकली और वो सीन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना खुश हूँ। वो एक छोटा सा सीन पूरे सीरीज में सबसे हाईलाइट बन के ट्रेलर में घूम रहा था। मतलब बहुत सारे लोगों के पास गया वो सीन और बोला अरे तेरा वो थप्पड़ मारने वाला सीन तो गजब है। एक ही सीन था, लेकिन वो एक सीन में मुझे बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे लोगों ने नोटिस कर लिया कि अरे ये तो अजय है, ये आवाज़ भी मेरी है। और उसके बाद तो वो चीज़ अच्छी लगी कि वो ठीक है, वेब सीरीज में आज तक मैंने जितना भी काम किया वो तो उसके बाद से एक्टर को भी तो गुस्सा आ जाएगा, क्या किया इसने। हाँ, लेकिन वो तो सीन अभय देओल ने उस चीज को ये नहीं सोचा कि अरे ये स्क्रिप्ट में नहीं है, कि ब्लडी बास्टर्ड नहीं है, इसने मेरे को बोला कैसे। वो कैरेक्टर में तो उन्होंने मार दिया थप्पड़ मुझे, उन्होंने मार दिया थप्पड़ मुझे। और फिर मारने के बाद जब उनको पता चला कि मैंने मार दिया इसको, वो प्यार से आए मेरे गाल सहलाने की, सर आई होप यू आर ओके सर, प्लीज सिट डाउन प्लीज। मुझे बहुत कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई गई बहुत प्यार से। और सीन बहुत बहुत प्यारा। उन लोगों ने वही सीन रखा जो हमने रियल स्लैप वाला सीन रखा था, फेक वाला नहीं रखा, जो मतलब ऐसे एक रिएक्शन होता है वो नहीं रखा। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला बतौर एक्टर कि ठीक है चलो काम बना, अच्छा मज़ा आया। तो इन सारे जर्नी में जब आप निकले थे एक्टिंग के लिए, जब स्ट्रगल कर रहे थे, अभी भी जी। कर रहे हैं, तो कितना कुछ सामना करना पड़ा, दिक्कत हुआ, क्या क्या सामना करना पड़ा, किस रास्ते से गुजरे, वो रास्ते कैसे थे, कैसे हैं। सर जब बैंगलोर से निकला था, जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी 3 महीने में कोविड हो गया, कोविड ब्रेकआउट हो गया। तो मार्च में एक आध प्रोजेक्ट मिला था, 1-2 महीने तो बहुत अच्छे गए, अच्छा भी लग रहा था कि जो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे जब मैंने कोई जॉब छोड़ी तो एक जगह बात चल रही थी सीरियल की। उन्होंने लगभग तय कर दिया था कि आप छोड़ दो, आप रेजिग्नेशन दे दो, हम सीरियल में आपका डन कर देंगे। जॉब छोड़ने के बाद वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो मैं जॉब पे वापस जा सकता था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि एक बार आप छोड़ दिए फिर उस चीज़ को ग्रहण करना ठीक नहीं लगता। मैंने कहा अब यही मेरी नियति है, जो भी है। तो मैं यहाँ से भी गया, वहाँ से भी गया। न मेरे पास ज़मीन था, न मेरे पास आकाश था, मैं बीच में लड़क गया। अब सोचिए, मेरी सैलरी थी करीबन 2 लाख रुपए एज अ डायरेक्टर, और अब एक दिन के बाद मैं जीरो से स्टार्ट करूं, जहाँ कोई प्लान नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। कितना डर लगेगा। आपके ऊपर होम लोन चल रहा है, एक घर है, उसकी किस्त जाएगी, कैसे जाएगी। बहुत स्केरी सिचुएशंस थी। हेल्थ पॉलिसी नहीं रही, कंपनी नहीं रही, जो भी है। मेरी कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि तू जाके कर ले। मैंने कहा 1 साल के लिए मेरे को मौका दीजिए। बोलता है तेरे को जब वापस आना होगा आ जाना। वंडरफुल वर्कर हमारे दरवाजे को, लेकिन हमको मालूम है तू आएगा नहीं, तू जड़ पकड़ेगा जहाँ भी जाता है। मैं खुशी खुशी चला तो गया, लेकिन कोविड हो जाएगा ये नहीं पता था। कोविड वॉज अ गेम चेंजर। और कोविड 1-1.5 साल के लिए बंद कर देगा सब कुछ, ये भी नहीं पता था। किसको पता था धरती बंद हो जाएगी? ये तो प्लान में नहीं था ना। बिल्कुल।
तो मैंने 1 साल की पूंजी जमा की थी, वो 1 डेढ़ साल के अंदर लगभग ख़त्म होने को थी। और मुझे जो काम मिला था, विक्रमादित्य मोटवानी जी का मेरे को जुबली मिला था, वो आप देखिएगा ज़रूर। वो मेरा पहला वेब सीरीज़ था, बड़ा रोल, जो कोविड की वजह से स्टॉल्ड हो गया। लेकिन कोविड जब ख़त्म होने को आया 1.5 साल के बाद, तो उनसे मुझे कॉल आया और उसकी वजह से मुझे मुंबई जाना पड़ा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में। और खाली वही प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट और RT-PCR में आने जाने और क्वारंटाइन के चक्कर को बचाने के लिए मुझे मुंबई में रहना पड़ा। तब मैं बहुत तब कोई होटल या गेस्ट हाउस भी बंदे नहीं रख रहा था। और मेरे भाई का घर था यहाँ पे, उसके छोटे बच्चे थे, वहाँ भी नहीं जा सकता था। तो मुझे बहुत दयनीय स्थिति में एक 3x3 के रूम में मेरे को कम से कम पूरे महीने गुजारना पड़ता था। वो बहुत, मतलब मेरा बैग, मेरे को उसी के अंदर ऑडिशन करना है, कैसे मैं करता था पता नहीं। मैं जोगेश्वरी के सामने रहता था और मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ऊपर जाता था, नीचे भागता था, ऊपर चढ़ता था। वो मेरी कसरत होती थी, प्लेटफॉर्म पे भागना, वो मेरा जिम था। क्योंकि बैठे बैठे तो आदमी वेट पुट ऑन करता है सारा दिन। उस 5x5 स्पेस, या 3x3 बोल रहा था, 5x5 का क्लोज स्पेस के अंदर मैं सिर्फ ऑडिशन कर सकता था। मेरा खाना आता था, उस खाने को मैं सिर्फ रिसीव कर सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ, ना बाहर आ सकता हूँ। इतना टफ था उस टाइम में। वो 1 साल मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5-6 महीने के फंड्स थे। तो जुबली के अलावा मुझे और काम की ज़रूरत थी, क्योंकि जुबली से मुझे खाली 2-3 दिन मिल रहे थे हर महीने में, उससे नहीं चलता कर। तो फिर मुझे बहुत सारे जो भी ऑडिशंस, क्योंकि बॉम्बे पहले स्टार्ट हुआ तो ऑडिशंस आने शुरू हुए, मैंने करने शुरू हुए। बहुत सारे एक्टर्स नहीं थे, मुझे काम मिलना शुरू हुआ। और महीने में भगवान की दया से 6-7 दिन काम मिल जाता था, उससे थोड़ी बहुत एक सांस आने लगी। फिर छोटी सरदारनी मिल गया, उससे थोड़ी कंटिन्यूटी मिल गई। फिर गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी, फिर ऊंचाई की तो थोड़ा भरोसा हुआ कि बड़े लोग भी काम दे रहे हैं, थोड़ी सी ऐसे लगता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक छोटा सा कैमियो किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें खुलने लगी। जब लोग पैक करके घर जाते हैं, तो वो पैक करके घर नहीं जाते, उनके सपने घर जाते हैं, उनके सपने टूट जाते हैं। कितने लोगों के सपने होते हैं जो टूट जाते हैं। हम ये 5 साल अभी भी इस होप में जी रहे हैं कि एक दिन अच्छी फिल्म मिलेगी और सब कुछ बदल जाएगा। कौन देगा वो अच्छी फिल्म, और कौन से प्रूफ देने हैं? 274 प्रोजेक्ट्स, इज इट अ जोक? 10 साल में इतने प्रोजेक्ट नहीं किए जितने कि मैंने 4 साल में किए। और कौन सी एबिलिटी चाहिए आपको? एक हंसने के लिए और एक खड़े होने के लिए भी ऑडिशन चाहिए। शौक लगता है मुझे कि आपको इतना काम देखने के बाद आपको लगता है कि ये इससे ऑडिशन मांगना चाहिए। ठीक है, आप मांगे, आप प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों को कास्ट करना है जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। ये एक नया ट्रेंड आ गया कि आपके अगर 2.5 लाख फॉलोअर्स है तो हम इनको लेंगे। ये नए ब्रांड के मैनेजर्स आ गए जो फ्रेश MBA ग्रेजुएट्स है, उन लोगों ने अंधेर मचा के रखा। आप इतना अच्छा ऑडिशंस हम लोग करके भेजते हैं, ध्यान भी नहीं देते। हाँ अच्छा है, अच्छा इसके कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सही है कि गलत है, फेक है कि रियल है? टैलेंट के दम पे है। फिर टैलेंट के दम पे आप ऑडिशन के बेसिस पे डिसाइड कीजिए। आप फॉलोअर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो आप लिखिए, आप लिखिए कि फॉलोअर्स हमको वही एक्टर्स अप्लाई करें जिनके पास 4 लाख फॉलोअर्स है या 1 मिलियन फॉलोअर्स है। जाइए आप उनके पास। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स है, अगर इतने अच्छे एक्टर्स है, तो आज सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स होते है क्या? बुलाइए आप, गिनाइए आप कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टॉप के एक्टर्स है, दिखा दीजिए। पिछले जमाने से लेकर आज 50 साल का हिस्ट्री निकालिए, कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है। रणबीर कपूर तो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, तो फिर पिछले जमाने के कौन से एक्टर्स थे जो सोशल मीडिया पे थे? सोशल मीडिया तो इट्स अ न्यू फिनोमेनन। आप उनको ब्रांड्स भी यूज करना चाहते कीजिए, लेकिन दैट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सोशल मीडिया पे एक नाच गाना करके या एक रील बना के
आप उसको एक्टर नहीं बोल सकते, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है, वो तो कॉपी कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है? जो कोरियोग्राफी को वो इनेक्ट करके दिखा रहा है वो हो चुका है, राइट? वो उसके ऊपर थोड़ी आंख मटका देगा, थोड़े हमने छोटे कपड़े पहन लिए या हमने थोड़ा सा ग्रुप के साथ डांस कर दिया, लोगों को मजा आया, लोगों ने स्क्रॉल किया, वो 1 मिलियन पे चला गया, तो क्या वो स्टार है? नहीं, वो स्टार नहीं है। आप बुलाइए उसको थिएटर पे, आप बुलाइए उसको, रोने के लिए बोलिए और हंसने के लिए बोलिए, उसी टाइम सीन दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आजकल के ब्रांड मैनेजर्स, नए नए MBAs आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनको खाली नंबर्स चाहिए। तो आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हो यार? आपको अच्छे एक्टर्स चाहिए, आपको अच्छे एक्टर्स चाहिए जो इमोट करे, जिससे डायरेक्टर काम ले सके। आप इन्फ्लुएंसर्स चाहिए तो आप बोलो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, डोंट ब्लडी बीट अराउंड द बुश। हमारा टाइम क्यों वेस्ट करते हो? हमसे ऑडिशन मंगाते हो और हमें बताते भी नहीं हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर ये बता देते तो आज हम और बेटर एक्टर होते। रीजन कोई रीजन नहीं देता रिजेक्शन का कोई भी। क्या रीजन है सर? हमको पता ही नहीं, हमको बताया ही नहीं। हमारे कास्टिंग मैनेजर्स बोलते हमें तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता भाई? अगर ऑडिशन कैसे देना आपको बताया गया है कि उसमें ये होना, ये होना, ये होना, ये लुक है, आपके पास लुक का रेफरेंस तो होगा। आप बेकार में मेरा ऑडिशन क्यों ले रहे हो फिर? नहीं नहीं सर, आपके एज ग्रुप में जा रहा है, तो आपको सडनली आप सिलेक्ट करने के टाइम में बोलते हो क्या आप क्लीन शिफ्ट हो सकते हैं क्या एक दिन के लिए? क्यों भाई? इस लुक में मेरी कंटिन्यूटी है, मैं क्या खाली बैठा हूं? मेरी 4 जगह कंटिन्यूटी चल रही है। आपने पहले क्यों नहीं बोला? अगर आपको क्लीन शेड आदमी चाहिए, आप पहले बोलते दिस इज माई रिक्वायरमेंट, मैं अप्लाई नहीं करता। ये अभी भी कास्टिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ्लॉ है। एज ग्रुप चाहिए, भेज दिया, स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है टमी वाले अंकल, थोड़े से नॉर्थ इंडियन गोलू गोलू अंकल, और मेरे पास स्क्रिप्ट आ रही है। भाई देखो तो मुझे, मैंने कितना काम किया अपने ऊपर। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं 72 kg का था, आज मैं 64.3 kg का हूं। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आप पहले की फोटो देखोगे तो मैं अंकल लगता था और मेरी एज डबल लगती थी। आज मेरी बॉडी की फिजिकल एज इज, बोन एज इज 45। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मैं 2 मील्स खाता हूं, डेली 3.5 किलोमीटर चलता हूं, जिम जाता हूं, 4 घंटे सोता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, मेडिटेट करता हूं, 4 ऑडिशंस करता हूं, 5 ऑडिशंस करता हूं डेली। सब ऑनलाइन की ऑफलाइन जाकर? ऑफलाइन। बहुत मुश्किल होती है सर, एक्टर बनना आसान नहीं है, खून निकल जाता है। अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है और इनकम रोज आप उठते हैं, आपको नहीं पता कि इस महीने आप कितना कमाओगे, लेकिन आपके बिल्स है, आपको पे करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की फीस है, आपके घर का मेंटेनेंस आपको पे करना पड़ेगा। बिक जाइए, लेके आइए वो पैसा, नहीं तो आपके परिवार वाले बोलेंगे आ जाइए। मेरे बेटे ने बोला था 21 साल की उम्र में, 21 साल होने से पहले, कि पापा दिस इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। मेरी माँ यहाँ पे अकेली मेरे साथ जी रही है, आप या तो कुछ बड़ा कीजिए। मेरे ऊपर प्रेशर है कि कल को मेरे बच्चों का कॉलेज का फीस कैसे होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाप ने अपने सपने पूरे करने के लिए बाकी सबकी बलि चढ़ा दी। मैंने 40-45 साल तक सबकी बहुत सेवा की, सबको खुश रखा, अब अपने लिए जी रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता? आप मौका देके तो देखिए। मौका देने में डरते आप बड़े बड़े एक्टर्स जो फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स दिए जा रहे हैं, 13 फ्लॉप्स, 14 फ्लॉप्स, 5 फ्लॉप्स, 6 फ्लॉप्स, उनको आप करोड़ों दिए जा रहे हैं, जो साबित भी नहीं कर पा रहे अपने आप को। हम तो करोड़ भी नहीं चार्ज करते यार। आप हमें कुछ लाख भी दे दोगे तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें 6 महीने हमारे घर चल जाएगा, हमारे घर का राशन चल जाएगा, हमारी सिक्योरिटी चल जाएगी और हमारे बिल्स पे हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटीज पे हो जाएंगी। और ऐसा नहीं हम फ्री में ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर जब मैं बॉम्बे आया था 3 साल तक मैंने पार्टी क्या होती है मैंने देखी भी नहीं। मैंने पार्टी नहीं करी, मैंने दारू नहीं पी, मैंने लेट नाइट्स नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, बिकॉज वही तो करने आया था।
अकेला रहा, सब कुछ खुद किया। बैंगलोर में अपना घर है, सारी सुख सुविधाएं उनके लिए, मेरे लिए क्या? क्यों? रेंटल फ्लैट में भी रह सकता हूँ, रह चुका हूं, लेकिन देखा है वहां पे रहने से तो वो शराब, लोगों का स्मोकिंग, स्नैक्स, ड्रग्स, लोग मेरे जैसे इंसान को टेनेंसी नहीं देना चाहते कि अकेला आदमी है। कितनी मुश्किल होती है बॉम्बे में। 2 बार फ्लैट्स लेने गया, घोड़े खुल गए धूप में घूमते घूमते। नहीं सर सॉरी, आप फिल्म से है ना, आपको नहीं देना चाहते। क्यों भाई? नहीं, क्योंकि आप फिल्म से, आप सिंगल है। ये मेरा कसूर है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूं? मैं शादीशुदा हूं भाई, ये देख ले। नहीं सर, अरे वो टेनेंट्स है, लेकिन वो टेनेंट्स बॉयज है, वो बॉयज बुड्ढों के साथ नहीं रहना चाहते। ओके ओके, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मैं रहूंगा चाहे कैसे भी मुश्किल से, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और बिना बनाए जाऊंगा नहीं। या तो कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, और अभी कर रहा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक। अगर 5 साल जिंदा रहा और 5 साल जिंदा रहूंगा, लेकिन किए बगैर जाऊंगा नहीं। सलमान खान के साथ काम किया, सबके साथ काम करूंगा, आगे से बुलाएंगे काम करूंगा। ये हालात पैदा होंगे, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं अपना कर्म करते चलो, मत एक्सपेक्ट करो यूनिवर्स झुकेगा तुम्हारे सामने। हिम्मत है मुझ में, आई एम अ वॉरियर, आई एम नॉट गिविंग अप। जो इतनी सारी कुर्बानियां दी है वो वेस्ट हो जाएंगी। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे अपनों ने भरोसा किया कि हाँ हम तेरे साथ है, अगर ये 5 साल दुख होगा, कम में चलाएंगे, लेकिन हमें भरोसा है कि तू कर लेगा, वो सारे लोगों की डिफीट होगी। आज तक मैंने जो भी किया यहाँ पे अकेले किया, कोई नहीं था साथ में, मेरी कोई टीम नहीं है। अब जाके मुझे ये साहब मिले, ये मुझे रास्ता दिखा रहे, और ये पॉडकास्ट इन्हीं की वजह से कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपसे इन्होंने कहा। मैंने अपना कोई प्रमोशन नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे सवेरे उठते ही मेरा कर्म शुरू हो जाता है। 3:30 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त, चाहे 1:30 बजे से हूँ चाहे 12 बजे से हूँ, क्योंकि एक्टर की टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। 10 बजे तक भी कॉल आता है, भाई फोटो भेज दो, ऑडिशन भेज दो। रात को 6 बजे के बाद मैं ऑडिशन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सैटरडे संडे में ऑडिशन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। क्योंकि मैंने एक एजेंसी में एक स्टूडियो हायर करके रखा, जिनको मैं हर महीने का 6-8 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, जहाँ रोज जाता हूँ, अपने ऑडिशंस लेके जाता हूँ, वो बेचारे मेरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू टैलेंट ट्रैक फॉर बीइंग माई सपोर्ट, फॉर बीइंग माई एंजल। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। क्योंकि एक स्टूडियो सेटअप में जाके प्रॉपर लाइट में, प्रॉपर क्यूज के साथ जब मैं ऑडिशन बनाता हूँ, तब जाके वो ऑडिशन बनता है। इतनी मुश्किल, मैंने ऐसी मुश्किलें झेली है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे एक ऑडिशन करने के लिए मुंबई से पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती थी, सबके डायलॉग्स दिमाग में रख के वो गैप लेना पड़ता था। फिर मैं बैंगलोर भेजता था, मेरी वाइफ अपना वॉइस डब करती थी, मेरा बेटा उसमें वॉइस डब करता था, एडिट करता था, मुझे भेजता था, फिर आगे जाता था। किसी को यह पता नहीं चलता था कि ऑडिशन एक घर में 4 लोगों ने मिलके बनाया कि ये एक अकेले आदमी ने बनाया। इजाद की जरूरत थी, पुश किया, हर चीज को पुश किया। जब नहीं होता था तो मुझे लगता था हम चारों की डिफीट है, सबका टाइम जा रहा है, बंद कर दिया। मैंने कहा जाने दो यार, जो जिसको क्यों देना है, जो परम पिता देख रहा है वो संभालेगा। आज वो फ्रेंड भी संभाला है, खुद ही रास्ता बनाया है। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। खून तो जलता है सर, त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ तो वो लेगा बदले में। मेरी फैमिली लाइफ 5 साल की छिन गई मुझसे। मैं जब आया था 4 साल पहले, आज मेरा बेटा अगर 21 साल का हो रहा है, कल वो 17 साल का था। जो मेरा छोटा था वो 11 साल का था, और जब 4 साल में वो इतना बड़ा हो गया, मुझसे लंबा हो गया। मैंने कोई ओकेजन नहीं देखा
मैंने 4 न्यू ईयर्स यहाँ पे मनाए अकेले। होली नहीं देखी हो, ना लोरी देखी, ना कुछ देखी, क्योंकि अगर आना जाना करूंगा तो घर कैसे चलेगा। हम्म, किराए इधर ना जा। हाँ सर, लाइबिलिटी से है। अपना होम लोन पे किया, कैसे पे किया, मुझे पीएफ के पैसे से होम लोन पे किया। आज मेरा परिवार कम से कम सुकून से उस घर में जी रहा है। जब जब जॉब छोड़ी थी उसके बाद 1-1.5 साल के बाद पीएफ आया, पीएफ के पैसे से पूरा होम लोन पे किया, 1 मिलियन रुपीस। क्योंकि ये पता था, ये विजन था कि अगर कल को मैं नहीं कर पाया, कुछ बीमारी हो गई, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, ये पैसा देखते देखते आउट हो जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। तब क्या करेंगे ये लोग? बच्चे छोटे हैं, कोई कमा नहीं रहा है मेरे अलावा। तो अभी इतने सारे स्ट्रगल कर रहे हैं आप और इतने इमोशंस के साथ झेल एक्टिंग के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कितने इश्क है, इश्क इश्क कर लिया तो निभाना पड़ेगा सर। इश्क है, एक्टिंग से तो निभाना पड़ेगा। तो मन में ऐसा खौफ नहीं आता कि नहीं हुआ तो नहीं, परिवार का क्या होगा? भगवान पे भरोसा और खुद पे। रास्ता बनेगा, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई जुड़ेगा। आज हिम्मत नहीं तो कल। हिम्मत छोड़ दी, जहां तैरना छोड़ा वहां तो डूब गए। कहाँ से हिम्मत आती है? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, गुरुजी पे भरोसा, भोलेनाथ पे भरोसा। कभी हिम्मत टूटता है रात में? टूटती है, बहुत बार टूटी है, बहुत बार खुद को उठा के टुकड़ों को संजोया है कि अगर मैं ही टूट जाऊंगा तो। मैं पहले यहाँ से अगर फ़ोन करके अपनी वाइफ को बोलता था ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, तो वो बेचारी मायूस हो जाती। फिर रियलाइज़ किया यार, एक साथ 4 लोगों को मायूस कर रहा हूँ, अपना उनके ऊपर डंप कर रहा हूँ। बंद कर दिया, सब कुछ अच्छा। वे भी परेशान हो जाते होंगे। ऑब्वियसली मेरी वाइफ का कहना ये, अगर तुम खुश नहीं हो तो आ जाओ वापस, कुछ और करेंगे। हाँ, तो परिवार तो ही है। तुम्हारी खुशी के लिए हमने ओके बोला ना। अगर तुम ही खुश नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारी खुशी के लिए हम अकेले रह रहे हैं, 2 महीने में एक बार शक्ल दिखाते हो, जितना देते हो उससे घर चलता है। कभी तुमसे ज्यादा मांगा नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर हैप्पी। मेरे माँ बाप बहुत नाखुश थे, 2-3 साल तक बहुत नाखुश थे। मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे काम मिलना चाहिए तो वो प्रार्थना करी इसको जॉब मिल जाए। कैसे हो गया गुरु? खैर वो भी तो अपनी तरफ से उनकी गलती नहीं है, वो बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा बेटा जिस चीज में जा रहा है कामयाबी मिले। उनको मैंने समझाया तो अब उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुमने जो राह चुनी है वो तुम्हारे लिए तरक्की। अब पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा चेंज आया है। जब उन्होंने मेरे को ऊंचाई में देखा उसके बाद, जब उन्होंने मेरे को टीवी में देखा उसके बाद, मुझे भी अपने लोगों को प्रूव करना पड़ा। आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचने वाला हूँ? से लीड करूंगा, मैं लीड तक पहुंचूंगा, सोलो कैरेक्टर लीड करूंगा, पहुंचूंगा मैं, है दम मुझ में, और मैं कामयाब होऊंगा। अगर आप दिमाग में नहीं सोच सकते तो वो बिल्डिंग का प्लान नहीं बनता। बिल्डिंग का प्लान पहले दिमाग में बनता है, बाद में पेपर पे आता है। अगर आपने अपने लिए सोच छोटी रखी है तो आप छोटे में रह जाएंगे, बड़ी सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, उससे बेटर पहुंचे। अपने बारे में क्यों, किसी और के बारे में छोटा मत सोचो, लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। और बहुत अपने आप को इंस्पायर्ड रखना पड़ता है। किताबें पढ़ते हैं हम, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वक्त मिले उसके अंदर अच्छी फिल्में देखूं, अच्छा कंटेंट देखूं। बहुत सारा कंटेंट छूट गया है, बहुत सारे डायरेक्टर्स का अच्छा कंटेंट देखना है जिसकी लिस्टिंग की पड़ी है, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। तो ये तो जर्नी अब रुकने वाली नहीं है। अब मैंने बोला या तो यही मेरी भी जिद है, मुझे करना है, यही करना है। अब तुम जिस हाल में रखना है रखो, मैं देख लूंगा। ये बोलते हठ धर्मी, हठ धर्म है अब मेरा। या तो ये मैं कर जाऊंगा या तो मैं इसको अपने सितारे इसी से बुलंद करूं। अब जो है यही है। बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं यू आर माई हीरो डैड, क्योंकि उनके सामने हो रहा है ना ये सब। सिकंदर उनके सामने हुआ, ऊंचाई उनके सामने हुआ। ये तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बाप जाके कभी अमिताभ सर के साथ खड़ा होके या सलमान खान के साथ खड़ा होके या बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सीन करेगा।
उनके लिए तो आई एम इंस्पिरेशन फॉर माई कम्युनिटी। वेरी बैंगलोर के सारे एक्टर्स मुझे रीच आउट करते हैं कि यार तू बैंगलोर से गया, यार तूने तो ये कर लिया वो कर लिया। मैं उसको दिमाग पे नहीं चढ़ने देता बिकॉज दैट्स माई जर्नी। बट अच्छा लगता है कि लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा ना। आप छोड़ो ना अपना कंफर्ट जोन, आप निकलो ना अपने घर से बाहर। मतलब मुझ में कर्मठता है, मुझ में हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैंने ये हिम्मत की कि मैं डिस्कम्फर्ट में जाऊंगा तब मैं बेटर एक्टर बनूंगा। और आज मैं बना बेटर एक्टर। मैं जो था 5 साल पहले और जो मैं आज हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और स्किल वाइज। क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा है। मैं ला सकता हूँ उसको स्क्रीन पे, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मैं लोगों को रुला सकता हूँ, मैं उनको नफरत करा सकता हूँ अपने से। है मुझ में वो काबिलियत। हिम्मत तो करे कोई, लो ना, दिखाता हूँ फिर मैं स्क्रीन पे कैसे आग लगती है। तो ये सब कहाँ से आया आप में? सीखा या फिर लाइफ की जर्नी सिखाई आपको? सर लाइफ की जर्नी, मैंने ज़िंदगी में जितना भी काम किए, जो भी मैंने अचीव किया, अपने जॉब में भी जो भी अचीव किया, बीएम से रीजनल मैनेजर, फिर जीएम, फिर सीनियर जीएम, फिर डायरेक्टर, वो सिर्फ एक एकाग्रता और कंसंट्रेशन और फोकस एंड नॉन स्टॉप डेडिकेशन, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट। मेरी गुरु दीप्ति वर्मा, जिनसे मैं रोज सवेरे 6 बजे उठ के सीखता हूँ, वो बोलते हैं बी कंसिस्टेंट लाइक द सन। सूरज जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो रोज सुबह आता है, सेम टाइम पे हर दिन निकलता है, हमें रोशनी देता है, हमें काम करने की शक्ति देता है, हमें स्टेमिना देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें फूड देता है। जब सूरज इतना डिसिप्लिन्ड है, 6:45 पे आ जाता है ना रोज, अगर वो नहीं आए तो, एक हफ्ता नहीं आए तो कर पाएंगे आप ये बिजनेस? कर पाएंगे आप अपना काम? तो उसने कहा बी कंसिस्टेंट लाइक द सन। ये अच्छे लोगों की संगति से, आपने बोला ना ताकत कहाँ से आती है? अच्छे लोगों की संगति से, अच्छे थॉट्स को सुन के। भटकने के रास्ते बहुत है, जब आप अकेले होते हो तो बहुत भटकाव आते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन वही है ब्लिंकर, ये देखना है, ये नहीं देखना है वो, क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने है। अगर वो लक्ष्य नहीं रहेगा तो आपकी हर दिन, और आपको हर दिन वो छोटी से छोटी स्टेप्स लेनी है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये मुझे उधर तक लेके जाएगा जो मैंने सोचा है? अगर एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मैंने 10 स्टेप्स में तोड़ा है, आज मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जो वो मुझे 5 साल आगे वाला लक्ष्य तक लेके जाएगा? इस हफ्ते मैं क्या कर रहा हूँ जो 5 साल तक मेरे को जो लक्ष्य पे लेके जाएगा? इस महीने में मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे उस लक्ष्य तक लेके जाएगा? इन 6 महीनों में मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे उस लक्ष्य, अगर रोज मैं एक एक करके बेबी स्टेप लेता रहूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड मी विल कीप रिड्यूसिंग। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। आपको सक्सेसफुल होने के लिए एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, जिद चाहिए और यूनिवर्सल लॉ की समझ चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट। आप इनपुट डालेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आउटपुट ना आए। इनपुट से ही आउटपुट निकलेगा। मैथमेटिकल इक्वेशन भी यही कहता है। ज्यादा आप छोटे से ज्यादा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल। और अगर बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? फिर एक फिगर इंटीजर आएगा, राइट? तो अगर मैं 365 को 5 से डिवाइड करूं तो एक इंटीजर आएगा, ठीक है? तो आप ज्यादा इनपुट डालेंगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। आपको 4-5 चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं सारा दिन में, क्या वो आपको लेके जा रहा है उसकी तरफ? अगर मैं एक्टर हूं और मैं दिन में 4 घंटे बॉडी बना रहा हूं, तो क्या मुझे बॉक्सर बनना है? क्या मुझे रेसलर बनना है? क्या मेरी बॉडी एक्टिंग कर देगी? नहीं। तो मुझे उसको कितना टाइम देना चाहिए? बॉडी इज फॉर स्टेमिना, फिटनेस। मैं जो पहन रहा हूँ अच्छा दिखूं स्क्रीन पे, मोटा ना दिखूं, ठीक दिखूं। एक्टिंग क्या करेगी?
आवाज़ पे काम करो, किया क्या? बॉडी पे काम करो, किया क्या? फोकस करने के लिए मेडिटेशन किया क्या? ओम चैंटिंग किया क्या? एक्सरसाइज किया? वॉइस एक्सरसाइज किया क्या? ठीक है, किताबें पढ़ी क्या? फिल्में देखी क्या? जो आपका कंटेंट आपके दिमाग में जो पिक्चर्स फॉर्म हो रही है उससे आप करेंगे एक्टिंग। क्या आपने लाइफ में वो परेशानियां देखी क्या? रॉकस्टार में भी वो आंसर है ना कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जिस लड़के का दिल नहीं टूटता उसके दिल से संगीत नहीं बनता है। वही चीज एक्टिंग में भी है। अगर आप मुश्किल, हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो मुश्किलात का सामना करता है और फिर अंत में विजय होता है। उसको दुनिया भर की परेशानियां आती हैं, लेकिन वो लगा रहता है, लास्ट में वो जीत उसकी होती है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके होगा काम। ओवरनाइट मैगी बन सकती है, लेकिन तकदीर तो नहीं बनेगी भाई। तकदीर तो खून पी के जाएगी, तब बनाएगी तकदीर, और फिर इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आप, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं एज एन एक्टर, ये एक टेस्ट मैच है। आप क्रीज पे बने रहिए, खेलिए हर बॉल। एक लूज बॉल आएगा जो लगेगा छक्का, और वो दिलाएगा आपको ट्रॉफी और सीट, परमानेंट सीट इन द टीम। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो 15-20 साल के पहले नाम किया हो। आप किसी को भी उठा के देखिए, क्योंकि प्रोसेस ये है कि अगर हमने आज एक अच्छी फिल्म करी, वो 3 साल के बाद आती है। 3 साल के बाद उस काम की वैल्यू लोगों को पता चलती है। तब तक कुछ और काम आ गया रहता तब तक कुछ और काम आ जाता है। तब तक वो बेचारा शैडोज में ही रहता है, उसको पता ही नहीं होता है, दुनिया को पता ही नहीं होता कि इसने, अरे यार सैम बहादुर जैसे पिक्चर किया, अब सैम बहादुर के बाद क्या, उसको छावा मिल गई, अभी वो कुछ कर रहा है, लेकिन 3 साल तक किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गया। वो 3 साल के बाद फिर वो फिल्म आएगी, फिर वो फिल्म मैजिक करेगी, और उसके बाद उसको और काम मिलेगा। इसके बीच में क्या? एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ सर, एक आर्टिस्ट को बेसिकली न्यूज़ तो जाननी चाहिए कि क्या हो रहा है, जिसमें मैं थोड़ा कच्चा हूँ, सॉरी। मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा बेसिक मीट नहीं हो रहा है, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर दुनिया की खबरों से हटा के मैंने सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु बनाया है। नहीं तो वो जलेगा नहीं पेपर, है ना। केंद्र बिंदु प्रकाश का जाएगा तो जलेगा पेपर, तो मुझे जलाना है उसको, समय मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपने आप को दुनिया की खबरों से दूर रखा, लेकिन वो, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। वो चाहिए आपको, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। दूसरा, आप अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़िए अच्छे ऑथर्स की, और या एक्टर्स की लाइफ के बारे में पढ़िए जिन लोगों ने कुछ उखाड़ा है या उन लोगों ने कुछ बन गए, अगर उनके ऊपर किताबें हैं। अगर आपका कोई रोल मॉडल है तो उसके बारे में किताबें पढ़िए। आप अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, उससे आप सीखेंगे कि आप किस तरह के किरदार करना चाहते हैं। अगर उस किरदार में आपका कोई आइडल है और उन्होंने उस तरह की फिल्में की है, तो आप देखिए, सीखिए, कॉपी मत कीजिए, बट आप देखिए, सीखिए, समझिए उसको कि क्या हो रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और स्टडी, एक्टिंग की किताबें पढ़ने से एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग करने से एक्टिंग आती है। काम करते रहने से एक्टिंग आपकी प्रखर होती है और उसमें धार आती है। तो जब मेरे को शुरुआत में काम मिल रहा था, मैंने नहीं देखा कि मैं फीचर कास्ट कर रहा हूँ, कि मैं 1 डे कर रहा हूँ, कि 2 डे कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा कोई भ्रम या कोई ऐसा ईगो नहीं था, आज भी नहीं है। मैं सिर्फ सीन देखता हूँ कि इस सीन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस सीन को उठा सकता हूँ, क्या मैं इस सीन में अच्छा बैठूंगा, क्या मैं इस सीन में दिखूंगा, ये करके मुझे मजा आएगा। ये मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है, और मैं उसके हिसाब से कर लेता हूँ। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आपने अपनी कहा था कि किताबें पढ़ना चाहिए, बुक्स धर्म करना चाहिए। इसमें आपने कौन कौन से किताबें पढ़ी हैं, कुछ बताना चाहेंगे? द बिग आइडिया पढ़ी मैंने, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। एसेंशियलिज्म पढ़ी, द वन थिंग पढ़ी। ये सारी किताबें, ऑथर मत पूछे क्योंकि सीक्रेट पढ़ी, सीक्रेट नाउ पढ़ी, और हु मूव्ड माय चीज़ पढ़ी, बहुत सारी। फिर मैंने पढ़ी हु मूव्ड माय चीज़, द रिच फादर पुअर फादर पढ़ी। ये सारी किताबें
थोड़ी बहुत वेल्थ के ऊपर है, कुछ मैनेजमेंट के ऊपर है, कुछ एसेंशियल वर्क प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स के ऊपर है। बिग आइडिया तो वॉज फिनोमिनल, एसेंशियलिज्म वॉज फिनोमिनल। ये किताबें मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। द वन थिंग मैं बार बार पढ़ता हूँ इनको, क्योंकि हर बार मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया मिलता है। सीक्रेट ने मुझे बहुत हेल्प किया। सीक्रेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि चीज़ें बदलती हुई दिख रही है मुझे। तो मुझे लगता है अगर उसको मैं कंटिन्यू करूँगा तो आगे भी पॉजिटिविटी आएगी। मैंने अपने माइंड को बहुत कंट्रोल किया। एक एक्टर को सक्सीड करने के लिए अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब नेगेटिव तो होने का स्कोप ही नहीं है। बुक्स कितना बदलता है लाइफ को? बहुत ज़्यादा सर, मोर देन 50%। कंटेंट मोबाइल पे बुक्स नहीं पढ़ी जाती, हार्ड कॉपी पेपर बुक्स अच्छी, जो भी आपका रुझान है जिस तरफ आप वो किताब पढ़िए। मैं फिक्शन नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता था एक टाइम में, अब नहीं होता। सिर्फ मोटी मोटी फिक्शंस पढ़ने का टाइम नहीं है। बट मैं सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता हूँ, मोटिवेशन पढ़ता हूँ, सक्सेस प्रिंसिपल्स पढ़ता हूँ, लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ। बेस्ट डायरेक्टर कौन है आपके हिसाब से जिसके साथ काम करना चाहेंगे ही लाइफ में? ड्रीम आपका? राजू हिरानी सर, हम्म, संजय लीला बंसाली सर, सुजय घोष सर, और नीतीश तिवारी सर हैं, मेघना गुलजार जी हैं। ये सब अच्छे डायरेक्टर्स अब आखिरी में हम दो सवाल लेंगे। जी। एक लेंगे कि जो करेक्टर आर्टिस्ट हैं, नए कला आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको कैसे जगह मिले, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? जी। और उसके बाद का सवाल होगा कि जो जनरेशन आ रही है, जो नए जैसे आपके जैसे लोग आ रहे हैं, जो आधी उम्र जॉब किए हुए हैं, फिर एक्टिंग करने आ रहे हैं, अपने आप को एक जगह पे देखते हैं, फिर नए लड़के आ रहे हैं, लड़की आ रही हैं, उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये बोलें कि इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, पहले हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पहली बात अपने काम पे काम करना चाहिए। क्राफ्ट, अपने क्राफ्ट में आप बेहतर से बेहतरीन कैसे बनेंगे ये देखिए पहले। दूसरा, ऑडिशंस कीजिए। मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मैं सिर्फ ऑडिशन से आज तक जितना काम किया किसी ने बुला के नहीं दिया भाई। सब कंपटीशन से पार करके गया हूँ। 100 लोगों के दिल टूटे होंगे तब मुझे जॉब मिला, और 100 लोगों को काम मिलता तो मेरा भी दिल टूटता है। लेकिन संभाल के, बेशरम बन के रोज काम पे निकलते हैं और रोज ऑडिशन करते हैं। महीने में 60 ऑडिशन करता हूँ, लेकिन मुझे करने 100 मिलते नहीं है मेरे एज ग्रुप में। मेरे एज ग्रुप में इतने ही मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो उसके पहले आप अपना बॉडी ऑफ वर्क बनाइए। पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, पहले एक्सपोजर लीजिए, हर फॉर्मेट का एक्सपोजर लीजिए। मैंने सीरियल में भी काम किया है, मैंने प्रिंट एड में भी काम किया, मैंने डिजिटल भी किया, मैंने टीवी कमर्शियल भी किया, मैंने होर्डिंग भी किया है, मैंने फीचर फिल्म भी किया है, मैंने वर्टिकल फॉर्मेट भी किया है, मैंने 8 लैंग्वेजेस में काम भी किया है। ये है मेरा एक्सपोजर। मैंने अपने आप को पुश किया ना। अब मैं क्या कहूँ, मेरा काम कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने बॉडी ऑफ वर्क बनाया। आज मैं हकदार हूँ अच्छे काम का, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे त्रास आता है, मुझे दुख होता है कि अभी भी इंडस्ट्री मेरा कैलिबर नहीं पहचान रही है। मैं अगर अच्छा काम करूँ, आप मेरा सीन काट दो, ये नियति है क्या एक एक्टर की? इट्स नॉट फेयर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे काम को रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें मौका दीजिए। एक एक्टर को अपने काम के ऊपर, अपने लुक के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, ऑन सेट बिहेवियर के ऊपर, अपने पब्लिक रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपनी स्पीकिंग के ऊपर चेक रखना चाहिए। किससे क्या कहना है, बहुत फर्क पड़ता है। पब्लिक, आप रिस्पॉन्सिबल है। आप कोई भी कंट्रोवर्शियल और इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क मत दीजिए। लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए सेट पे। हर बंदा जो सीन बना रहा है, वो हर बंदा आपकी कामयाबी का हिस्सेदार है। उन्हें एक्नॉलेज कीजिए, उनके साथ उनको थैंक यू बोलिए, उनके साथ रिश्ता बनाइए। ये नहीं कि सिर्फ काम मिलेगा उसका रिश्ता, उनके साथ उस सफ़र में जुड़िए आप। मैंने आज तक जितने लोगों के साथ काम किया, वो सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे, सबके साथ दुआ सलाम होती है मेरी। तभी लोग मुझे रेकमेंड कर देते हैं, या मुझे याद कर लेते हैं, अच्छा ये एक बंदा है, ठीक है ना। तो ये एक एक्टर को देखिए, जब वो काम नहीं कर रहा होता तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है।
पब्लिक रिलेशन करना पड़ता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो सबको भेजे, डायरेक्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखिए, रिलेशनशिप रखिए, अपने एक्स कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, अपने डीओपी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, आपको याद रखेगा ना। और मैं जब तक काम करता रहूँगा मैं सीखता रहूँगा, लेकिन मैंने जो करके सीखा है, हाँ, अब बात आती है नए एक्टर्स के लिए तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा कि मैं अगले महीने ही अपना एक एक्टिंग कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि मैं कोविड के टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काम भी मिला। तब मेरे को लगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का आउटसाइडर हूँ और मैं बाहर से आया हूँ, और मैंने बॉलीवुड के अंदर अपनी एंट्री खुद क्रैक की है, ठीक है। किसी ने मेरे को कोई मेरा मेंटोर नहीं है, या कोई सुभाष घई नहीं है मेरे ऊपर, या कोई गॉडफादर नहीं है जिसने बोला कि अच्छा बेटा तेरे को सारी फिल्में दिला दूंगा मैं, ठीक है। तो अपनी जर्नी मैं खुद समझा हूँ। तो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं नए लड़कों को जो अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आए हैं वक्त बर्बाद करने से अच्छा कि वो आके किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जिसने खुद ये क्रैक किया है, जिसने खुद ये जर्नी जी है। वो आपको सिखा सकता है, वो आपको नहीं सिखा सकता जिसने कभी कैमरा फेस नहीं किया हो। जो यहाँ पे बहुत सारे नामचीन एक्टिंग स्कूल्स हैं जो सिखाते हैं, मैं तहे दिल से उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं वही सिखाऊंगा जो मैंने इंडस्ट्री से सीखा और ग्राउंड लेवल पे सिखाऊंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम IM अजय दत्त पे आइए, मुझसे इंक्वायरी कीजिए, मिलिए, और हम ये वर्कशॉप करेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको काम दिला सकूँ, क्योंकि जो मेरा कॉन्टैक्ट सर्कल है उससे मैं इसी तरह से बात कर रहा हूँ कि नए लोगों को हमें काम देना चाहिए। श्री आमिर खान जी, आप अगर ये देख रहे हैं तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बतौर एक्टर आपने बहुत सारे नए लोगों को काम दिया, लापता लेडीज़, दिल्ली बैली, पीपली लाइव, और आपने बहुत सारे ऑफ बीट सब्जेक्ट पे आपने रियली रिस्क लिया, जबकि इंडस्ट्री ने लगान में आपको बोला था कि क्यों बना रहे हो, डूब जाएगा, लेकिन आपने अपने दिल की सुनी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और आप नए टैलेंट को रियली सीक्रेट सुपरस्टार में भी आपने अपना छोटा कैमियो रखा और सारा फुटेज आपने बच्ची और उसकी माँ को दिया। हैट्स ऑफ। इसके लिए ना दिल चाहिए जो आपके पास है, और विजन है आपके पास अच्छे कंटेंट को क्रिएट करने का। प्लीज़ करते रहिए और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए सर। थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए। थैंक यू। और इससे नए टैलेंट को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जो कि अभी इंडस्ट्री की मांग है। इंडस्ट्री को नया टैलेंट चाहिए, चाहे आप माने नहीं माने। अच्छा सॉन्ग राइटर चाहिए, अच्छा डायलॉग राइटर चाहिए, अच्छा स्टोरी राइटर चाहिए, और नए कैरेक्टर्स को खोजिए प्लीज़, उनको आने दीजिए ऊपर। वो कल के अनुपम खेर बनेंगे ना, वो कल के बमन ईरानी बनेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों की है, कि जब हम अपना अपना कमान अपने बच्चों को देते हैं ना, वो नेपोटिज्म नहीं है। अगर बच्चे खुद वो काम करना चाहते हैं तो हम उन्हें मदद करेंगे उससे, दैट इज नॉट नेपोटिज्म। लेकिन उसके आगे पहला चांस आप बच्चों को दिला देंगे, लेकिन उसके आगे बच्चे की काबिलियत उसको आगे लेके जाएगा। तो कोई गलत नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को एक्टर्स बनाते हैं, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहेगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर एक मुकेश अंबानी जी है, वो अपने बेटे को अपनी कुर्सी पे देखना चाहेंगे, क्या गलत है? लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसके साथ टीम अच्छी हो। उसके लिए आपके नए लोगों को प्रमोट करना चाहिए, तभी जाके आप नया एक्साइटिंग टैलेंट देखने को मिलेगा। हम वही चीज़ बार बार नहीं देख सकते, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। थैंक यू। आखिरी में आप अपने मन से, इच्छा से कुछ ऐसा एक्ट करके दिखाइए ताकि दर्शकों को देखने को मिले। ठीक है। मुझे याद है कि मैं दीवार का एक सीन, जो अमिताभ बच्चन जी का सीन है, मेरे प्रिय अमिताभ बच्चन जी का सीन है, मेरे गुरु जी। तो वो मैंने किया और उस पर मेरे को बहुत शाबाशी मिली। मैं वही सीन अभी आपने मांगा है तो मुझे वही एक याद है, तो मैं करता हूँ अपने अंदाज में। आज खुश तो बहुत होगे तुम। देखो, वो आदमी जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा,
वो आदमी जिससे तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, वो आदमी जिससे तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, आज वो हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि मैं हार गया और तुम जीत गए। लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर का पत्थर खिंच गया, वो औरत जो जिंदगी भर सुहागन बनी रही लेकिन तुम्हारे दरबार पे घी के दीपक जलाती रही, वो औरत हाथ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। कौन सा कसूर, कौन सा पाप किया था उसने? क्या उसका कसूर यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका कसूर यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका कसूर यह है कि मैं उसे प्यार करता हूं? ये कौन से कसूर की सजा दी जा रही है मुझे? हम घर से बेघर हो गए। मेरा बाप जीते जी मर गया। मेरी मां विधवा बनी रही, सुहागन होते हुए भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूं, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे लौटा दो। मेरी मां मुझे लौटा दो। वाह सर वाह। जितने सारे लोग हम लोगों ने देखा यहाँ पे, खो गए थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। यह पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन हुआ, और आमतौर पे अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग देख रहे होंगे, यहाँ से शायद आपको पहचानेंगे, जो इंडस्ट्री के लोग होंगे और जो बाहर के लोग होंगे, दर्शक होंगे, कुछ ना कुछ आपसे सीख के जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक टाइम यू, दिया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और प्रोत्साहन दीजिए हम सबको। हम सभी आर्टिस्ट हैं, प्रोत्साहन के भूखे हैं और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और अगर सक्सेसफुल हो गए तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे।